दोस्तों, लोकतंत्र पर कोई आंच आए तो हम दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। इस देश में संविधान अगर लागू नहीं हो पा रहा है या आम जन के अधिकार जो संविधान देता है, जो हक देता है, अगर वो छीने जा रहे हैं तो आखिरी पड़ाव दरवाजा खटखटाने का सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। और संविधान के अनुसार ही ये देश में कानून का राज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद ले तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? एक आम नागरिक के भीतर के कुछ सवालों को सुनने के लिए इस देश में कौन बचेगा? वोट के जरिए लोकतंत्र किसी देश में लाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि आज हमें इस आखिरी पड़ाव पर चलना चाहिए और उसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जितने सवाल इस देश के भीतर में है, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संविधान की व्याख्या करने से भी सुप्रीम कोर्ट क्यों कतरा रहा है। और संविधान ने जो हक सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि वह सेंटर को नोटिस भेज सकता है, वो आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको लेकर सो मोटो अपने तौर पर निर्णय लेकर वह सरकार से कह सकता है इसे लागू कीजिए। लेकिन इन सबसे हटकर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगने लगता है कि दरअसल उसी की मानहानि की अवमानना कोई कर रहा है और उसको डिगा रहा है और ऐसे में उसे नोटिस देना चाहिए, तो हमें लगता है एक नए तरीके से इस देश में अब बहस करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि देश संविधान के जरिए चलता है। इस देश को चलाने के लिए आम नागरिक है। वी द पीपुल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वी द पीपुल अगर गायब हो जाए और वी द सत्ता अगर आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आइए जरा आज इस दरवाजे को टटोल लिया जाए, समझ लिया जाए। ये जानते समझते हुए भी कि इस देश के भीतर में नागरिक नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, किसी चीज का कोई महत्व नहीं बचेगा। तो आम आदमी से जुड़े सरोकार क्या सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चले हैं? आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दुरूह हो चला है? इस देश में न्यायपालिका सबसे महंगी हो चली है? इस देश की असमानता की स्थिति में आम नागरिक के लिए न्यायपालिका बची ही नहीं है? इस देश के भीतर में जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से संसद भी चलती है और सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। फिर भी अगर वह इस परसेप्शन को लेकर चल रहा है कि दरअसल अगर वह सुप्रीम कोर्ट है और अगर पार्लियामेंट है, इन दोनों को अगर महसूस होता है कि ये राजा सरीखा जीवन जी सकते हैं, तो फिर शायद आज दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने की जरूरत है। तो आइए इसकी शुरुआत हमें लगता है इस बात से ही करनी चाहिए कि पहली आवाज तकरीबन 2.5 साल पहले जनवरी 2018 में पहली आवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ही सुनाई दी थी, जब उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर में इस दौर में राजनीतिक सत्ता के जरिए जो जो फैसले होते चले गए उसकी फेरिस्त को अगर सामने रखें और उसके बाद एक सवाल किसी से भी पूछ दीजिए कि जिस चीफ जस्टिस ने इन फैसलों पर मुहर लगाई और रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद वह उसी राजनीतिक सत्ता के द्वारा नामित सदस्य के तौर पर पार्लियामेंट में पहुंच गया, तो कुछ सवाल तो उठेंगे ना, और ये सवाल उठने भी चाहिए। डेमोक्रेसी का पहला नियम यही कहता है कि आप सवाल जरूर उठाइए और काउंटर क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से कीजिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आज तो हम सवाल संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट से ही करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में जो मुश्किल हालातों में जो सवाल बीते 3-4 महीनों में आए हैं, उसमें इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, इस देश की बेरोजगारी की स्थिति, इस देश में जीने के हक का सवाल, इस देश में मजदूरों की मौत, इस देश में सत्ता के निर्णय लेने के बाद इस देश की लाखों की तादाद में मजदूरों की आवाजाही जिस तरह सड़क पर हुई, रेलगाड़ियों में मजदूर मरे, पैदल चलते हुए मरे, लेकिन सब तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने आंख मूंद ली। तो क्या वह सुओ मोटो की स्थिति में नहीं आ सकती थी? बकायदा अधिकार है जो राइट टू लाइवलीहुड है, उसमें जो आर्टिकल्स है 41, 43, 43A और इसके अलावा आर्टिकल 32 इस बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि स्टेट फेल है आम नागरिकों को उसके अधिकार दिलाने में, तो वह संविधान के जरिए उसको यह हक है कि वह तुरंत नोटिस सेंटर को भेज दे। कोई नोटिस नहीं भेजा गया मजदूरों की उस आवाजाही के दौर में। आर्टिकल 21 तो जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकार में आता है। इसमें चिकित्सा का अधिकार है, इसमें शिक्षा का अधिकार है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, इसमें बिजली पानी का अधिकार है, इसमें प्रदूषण रहित जल और हक के उपयोग का अधिकार है। लेकिन ये सारे हक और अधिकार का जिक्र हम करते हैं तो एक आपके जहन में सवाल आएगा, हमको तो मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो क्या संविधान हमसे कहता है कि आप सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। आप बोलेंगे एजुकेशन का हमको हक नहीं मिल पा रहा है, आप कहेंगे कि प्रदूषण से मौतें जो हो रही हैं, यकीनन
इतनी बड़ी तादाद में इस देश में दूषित पानी और पर्यावरण की वजह से मौतें हो जाती हैं, लेकिन कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देता है। आर्टिकल 41 अपने तौर पर बहुत साफ कहता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, जो चुनी हुई राजनीतिक सत्ता है, वो अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक और जो भी उसका डेवलपमेंट का दायरा है, उसके दायरे में काम का अधिकार वो दे। लेकिन काम का अधिकार दे पाना तो उल्टा इस दौर में जिनके पास काम था वह भी छिनते चला गया। सुप्रीम कोर्ट की कोई पहल क्यों नहीं हुई? आप कहेंगे इन हकों का जिक्र जब आप कर रहे हैं तो फिर ये तो कभी भी थे, लेकिन आज ही क्यों? हमें लगता है कि इसके लिए मौजूदा वक्त में देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े साहब, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में कुछ ऐसे सवाल निकल कर आए हैं जिसके बाद हमें लगता है कि आज उस सफर पर भी आपको लिए चलते हैं जिस सफर में सुप्रीम कोर्ट खुद ही सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2018 को क्या सवाल खड़ा किया था? उस समय जस्टिस कोरियन जोसेफ थे, जस्टिस चलमेश्वर थे, जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस मदन लुकुर थे। इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पर मिलने के लिए अभी के चीफ जस्टिस भी उस समय वहां पर पहुंचे थे। शरद बोबड़े साहब मुलाकात करने पहुंचे थे जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस गोगोई से, और उस समय जो इनके सवाल थे वो सारे सवाल इतने मौजूद थे जिसमें बहुत साफ तौर पर था, इनके जो द्वारा सवाल उठाए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थितियां ठीक नहीं रहेगी, और लोकतांत्रिक परिस्थितियां सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं होती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुद्दे आते हैं वो मुद्दे किस बेंच के सामने रखे जा रहे हैं, उस बेंच को लेकर कहीं सीनियर जजेस प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर हमसे। ये सारे सवाल उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उनके वक्त के ये सवाल हैं। और जो सवाल उठा गए उन्होंने चार जजेस ने बहुत साफ तौर पर कहा, हमने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से बात की, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हमने देश के सामने ये बातें नहीं रखी और हम नहीं बोले तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनियमितताएं जो थी उस पर बात की है और चीफ जस्टिस पर देश को फैसला करना चाहिए। यानी वो आम नागरिकों से अपील कर रहे थे, हम बस देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। यानी हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, देश की पूंजी से चलता है, उसकी कोई अपनी पूंजी नहीं है। और टैक्स पेयर का पैसा और आम नागरिकों के पैसे का मतलब है कि आपको उसके हक को देखना है, और संविधान भी पीपुल के लिए है, जनता के लिए है, तो उसकी व्याख्या उसी रूप में करनी है, सत्ता के लिए व्याख्या नहीं करनी है। लेकिन इस देश के भीतर में जब संकट गहराता चला जाए और इस गहराते हुए संकट के बीच में हमें लगता है कि उस सफर के दूसरे हिस्से पर आए कि क्या हुआ था जब इन 4 जजेस ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद क्यों आज कुछ सवाल है। उससे पहले एक सवाल बड़ा जरूरी है, जब आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं या जब आप इस देश में चीफ जस्टिस हैं तो आप निजी तौर पर अपने व्यक्ति के तौर पर एक आम नागरिक की तरह नहीं होते हैं। आपके पास असीमित अधिकार हैं और आपकी पहचान समाज में उस रूप में नहीं होती है जैसे किसी एक आम नागरिक के भीतर होती है। और इस देश के भीतर का एक जो सवाल उठा कि हार्ले डेविडसन पर नागपुर में जहां पर मोटरसाइकिल खड़ी थी और चीफ जस्टिस वहां पर पहुंच गए और वो उस पर बैठ गए, उसको लेके जो भी, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी किसी के लिए भी सवाल आएगा कि चीफ जस्टिस के पास इतना वक्त कैसे है। वो हार्ले डेविडसन बोलेंगे नहीं, वो भी तो एक आम आदमी है, वह भी तो एक मनुष्य है, उसके भीतर की भी तो कुछ भावनाएं होंगी। कहने से काम नहीं चलेगा। और उसके बारे में जो कहा गया वो 50 लाख की मोटरसाइकिल थी या 5 लाख की थी, हमें लगता है ये बहस करने की गुंजाइश नहीं है। समझना यह है कि इस देश के भीतर की राजनीतिक सत्ता जो है उसके भी सरोकार अगर जनता से खत्म हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सरोकार अगर आम जनता से खत्म हो गए हैं, तो फिर इनके भीतर बैठे हुए लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही होगी। मसलन पार्लियामेंट के भीतर गरीबी का सवाल होता है, रैलियों में गरीबों का सवाल होता है, और तो और लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और गरीबी का भी जिक्र किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज के जरिए हम किस तरीके से भोजन फ्री में दे रहे हैं। 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों को 2.25 लाख करोड़ साल भर का अनाज, यही कीमत है। इसमें 80 करोड़ लोग जी लेते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए सीढ़ियों से उतरते हैं लाल किले के प्राचीर से और नीचे आते हैं, तो नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है वो रेंज रोवर खड़ी हुई है। वो एक गाड़ी में जाएंगे, 5 रेंज रोवर और है सिक्योरिटी के लिहाज से, 6 रेंज रोवर। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रेंज रोवर गाड़ी आती है जो भारत की नहीं है। टाटा ने इसके साथ समझौता किया था, लेकिन ये ब्रिटिश कंपनी है, लैंड रोवर, रोवर्स कंपनी इसको कहा जाता है, और 1948 में ये शुरू हुई थी। एक गाड़ी की कीमत जो है वो 3.5 करोड़ है।
हालांकि जो कॉस्टलेस गाड़ी है वो लगभग 4.5 करोड़ की आती है, लेकिन यह इसका कीमत जो इसकी शुरू होती है वो 80 लाख से शुरू होती है। यानी 6 गाड़ियां रेंज रोवर प्रधानमंत्री के लिए नीचे खड़ी हुई थी और हर गाड़ी की कीमत 3.5 करोड़ यानी 21 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां क्या ऐसी हैं कि इस रूप में जिया जाए? भारत के अलावे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और रशिया और इंडिया, ये 5 देश हैं जो रेंज रोवर के जो ऑफिशियली इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगहों पर दूसरी ब्रांड की गाड़ियां हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को देखकर कोई सवाल चीफ जस्टिस के जहन में नहीं आएगा या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस के जहन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनका जीवन भी वैसे ही हो गया है तो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उन न्याय की लड़ाई लड़ने वालों वकीलों की जो फीस है वह फीस दे पाने की स्थिति में आम नागरिक तो दूर, मिडिल क्लास का आदमी भी नहीं दे सकता है। एवरेज एक पेशी के लिए एवरेज सुप्रीम कोर्ट के भीतर में तकरीबन 20 लाख रुपए एक पेशी के लिए जाते हैं। एवरेज रकम है। मैक्सिमम जो है 60-70 लाख तक लिए जाते हैं। 50 लाख हर कोई लेता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर में जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं का महत्व है, उनकी एक फेरिस्त है। ऐसा नहीं है, इस देश के भीतर में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी वकीलों की एक पूरी फेरिस्त थी जो कि पॉलिटिक्स में आई थी, न्याय के लिए आई थी, आम लोगों के हक के लिए आई थी। अगर उस पीरियड में हम आपको लिए चलें, हम उन नामों पे जरा गौर कर रहे थे कि कौन कौन थे। महात्मा गांधी एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति वो एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी, ताबू भाई देसाई, उमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय जी, कैलाश नाथ काटजू जी, तेज बहादुर सप्रू, सत्यमूर्ति, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे लोग एडवोकेट थे। लेकिन ये जिस लड़ाई को लड़ रहे थे और जिस संघर्ष को कर रहे थे, इसके ठीक पैरेलल में आ जाइए मौजूदा वक्त की राजनीति में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, उन कितनी कितनी कीमत लेते हैं एक एक पेशी की। अगर आप देखिए तो कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से आइए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्वनी कुमार, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, कितने पैसे लेते होंगे एक पेशी के? एवरेज जो है आइएगा पता चलेगा आपको कि 40-50 लाख एवरेज लेते हैं ये लोग। बीजेपी में भी ऐसा नहीं, बीजेपी में रविशंकर प्रसाद, मीनाक्षी लेखी, सदानंद गौड़ा, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, रामचंद्र राव, राजीव प्रताप रूडी, ये वो लोग हैं जो कि मंत्री बने हुए हैं, रमेश विधूड़ी, फग्गन कुलस्ते, ये सारे लोग जो हैं एडवोकेट है, एक लंबी फहरिस्त है। और आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि 2019 के चुनाव में बड़ी तादाद थी जो कि वकीलों को टिकट दिया गया था, लगभग 61 एडवोकेट्स को दिया गया था, बीजेपी ने टिकट दिया था, और लगभग 70 के लगभग कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस को तो सिर्फ 10 जीत पाए, लेकिन बीजेपी के 41 जीत गए। इसका मतलब है कि वकील का प्रोफेशन, एडवोकेट का प्रोफेशन, न्यायपालिका को लेकर सोच जहन में सिर्फ तर्क करना नहीं है, जहन में है कि कहीं कानून को समझे, संविधान को समझे और उसकी व्याख्या जनता के अनुकूल करें, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जन अनुकूल होकर जनता के हक की बात करती है, तभी आप सत्ता में आ पाते हैं। लेकिन यह कैसा डिरेलमेंट है कि जनता की बात गायब हो गई और बड़े बड़े वकील सिर्फ बड़ी बड़ी परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे पिछले दिनों राजस्थान में देखिए, तमाम महान वकील जो थे राजस्थान में, एक तरफ पायलट थे वह भी कांग्रेस के, दूसरी तरफ गहलोत थे वह भी कांग्रेस के, और लड़ाई हो रही थी बड़े बड़े वकीलों के बीच में। उनका जब हमने एवरेज निकाला उसमें हरीश साल्वे भी जुड़ गए, अटॉर्नी जनरल पूर्व के थे वह भी जुड़ गए, और उसका जब निकाला तो पता चला कि 3 दिन की जो सुनवाई हो रही थी उसी का खर्चा तकरीबन 2 करोड़ पार कर गया।